नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सिंचाई विभाग की सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा करने वाले हैं। बाढ़ परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लेंगे, जिसमें पूर्व की समीक्षा की जाएगी। बैठक का फीडबैक लेंगे सीएम। जल शक्ति मंत्री, सचिव, प्रमुख सचिव भी इस बैठक में मौजूद होंगे। शाम को करीबन 5:30 बजे, यानी कि आपसे कुछ ही देर के बाद, लोक भवन में ये बैठक होगी। शाम को 6 बजे ऊर्जा विभाग के साथ में बैठक होने वाली है। सीएम, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो 5:30 बजे जो बैठक होगी वो जल शक्ति मंत्री के साथ होने वाली है, जबकि 6 बजे जो बैठक होगी वो ऊर्जा मंत्री के साथ में होने वाली है। ग्राउंड जीरो का रुख करते साथ में जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से तौकीर। बैठकों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 100 दिन के एजेंडे पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद चर्चा कर रहे हैं। जान रहे हैं हर मंत्री से कि किस तरीके से कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, कई मायनों में ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो इससे पहले बैठक हुई थी उसका भी फीडबैक लिया जाएगा और जल शक्ति मंत्री खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और खास बात है, जो सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़ और जौनपुर जैसे जिले हैं, वहां पर विश्वविद्यालय कुलपतियों के साथ भी बैठक होगी, इसमें वो भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जो अभी तक ये दोनों विभागों को लेकर जो अब तक बातचीत हुई है, जो अब तक कार्य योजना तैयार की गई है, उसका भी फीडबैक लिया जाएगा। इसके अलावा 6:30 बजे बैठक होनी है, वो ऊर्जा विभाग की है। उसमें मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा अध्यक्ष और पावर कॉर्पोरेशन के एमडी जरूर बैठेंगे और इसके बाद उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा, ताकि बिजली की जो व्यवस्था है उसको कैसे सुचारू किया जाएगा। और जिन जिलों में अभी तक बिजली की व्यवस्था सही नहीं हो पाई है, यहाँ पर कटौती ज्यादा है, और वहां का भी फीडबैक लिया जाएगा। तो फिलहाल ये दोनों बैठकें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह 100 दिन का समय दिया गया था सभी मंत्रियों को, उसके हिसाब से सभी से फीडबैक किया जा रहा है कि आपके कार्य योजनाओं में किस तरह से कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सीतापुर जेल, जी हाँ, लगातार नेताओं की आमद यहां हो रही है। इस आमद बढ़ने का कारण करीबन 26 महीने के बाद आजम खान के जेल से बाहर आने की एक उम्मीद को माना जा रहा है। लेकिन उनकी जमानत से पहले एक के बाद एक नेता सीतापुर जेल पर आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीतापुर पहुंच के आजम खान से मुलाकात करी है। ये मुलाकात करीबन 9 घंटे तक चली। आजम खान ने प्रमोद कृष्ण से मुलाकात करी है। ये मुलाकात करीबन 1.25 घंटे तक चली। आजम खान ने प्रमोद कृष्णम की मुलाकात की खबरों ने प्रदेश की सियासत का जो टेम्परेचर है वो हाई कर दिया है। इससे पहले आजम खान के मीडिया सलाहकार की ओर से पिछले दिनों उनकी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नाराजगी की बात कही गई थी। इस नाराजगी की खबर ने प्रदेश के राजनीतिक माहौल को और चरम पर ला दिया। आजम की नाराजगी के बाद उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश लगभग हर दल कर रहा है। तो वहीं आजम से मुलाकात के बाद प्रमोद कृष्णम ने बीजेपी सरकार पर करारा प्रहार भी किया है। आजम खान से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। आजम खान के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी समदर्शी भाव का होना। मिले आप, क्या बात हुई? क्या आप? मैं उनसे मिला, काफ़ी देर उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। गीता न्याय का ग्रंथ है, सत्य का ग्रंथ है और अधर्म पर धर्म की जीत का ग्रंथ है। तो देखिए साहब, इत्तेफाक, इतने दिनों से आजम खान जेल में बंद थे। किसी को उनकी तबीयत नासाज हुई या साज हुई, उसका साज किसी के कानों तक नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये सियासत है और सियासत जब करवट लेती है तो सारे तार, सारे सुर लोगों के कानों तक पहुंचने लगते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उनको नमन किया है। सीएम योगी ने योजना भवन प्रांगण में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम के साथ में स्वर्गीय बहुगुणा की पुत्री प्रयागराज की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी भी मौजूद रहीं।
सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री की 103वीं जयंती पर उनको बेहद ही दूरदर्शी नेता बताया। सीएम योगी के अलावा इस दौरान मेयर संयुक्ता भाटिया, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत तमाम नेताओं ने स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उनको नमन किया। तो वहीं राजधानी लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नवोन्मेषी कृषि विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। इस कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को आज बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश के किसानों की मदद से और नमामि गंगे योजना के अंतर्गत किसानों को फायदा मिल रहा है। यमुना, सरयू जैसी पवित्र नदियों के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर के दायरे को ध्यान में रख करके हम लोग किसानों को वहां पर औद्यानिक फसल या खेती के लिए जो भी वह कार्यक्रम करेंगे, अगले 3 वर्ष तक हमने कुछ सब्सिडी दे करके प्राकृतिक खेती को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब 16 दिसंबर 2021 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती पर एक वर्चुअल संवाद किया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश के 1055 कृषकों समेत प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों में 1,65,000 हमारा किसान भाई इस प्राकृतिक खेती के साथ सीधे सीधे जुड़ा हुआ दिखाई दिया था। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भी हम लोगों ने प्रदेश के इन 27 जनपदों के गंगा के तटवर्ती जो जनपद हैं, उन जनपदों के 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर भी प्राकृतिक खेती और औद्यानिक खेती, कृषि वानिकी को सम्मिलित करते हुए 2 लाख से अधिक किसानों को इसके साथ जोड़ने के एक बड़े अभियान को अपने साथ लेकर के हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनते नजर आए। उन्होंने दूर दूर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं। सीएम ने लोगों की कई समस्याओं को तुरंत ही अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निवारण करने के आदेश दिए। सीएम के सामने सबसे ज्यादा कानून प्रशासन से जुड़े मुद्दे सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम और डिप्टी सीएम की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश सरकार 2.0 के दूसरे कार्यकाल के 1 महीने पूरे होने पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस 1 महीने में ही प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अग्रणी होकर के काम किया है। तमाम गरीब कल्याण के मुद्दे पर, प्रदेश के विकास के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर बड़े बड़े फैसले लिए गए और उसका जमीनी हकीकत में वो दिखाई भी दे रहा है। भूमाफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई है और प्रदेश इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार का लक्ष्य ही है कि हम लोगों के जो संकट हैं उन संकटों को दूर करते हुए, अपराधियों में भय पैदा करते हुए, जनता को भय मुक्त करते हुए और प्रदेश को विकास में देश में नंबर 1 बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए काम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गोंडा के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सीएमओ के साथ में स्वास्थ्य विभाग पर मंथन किया गया है। मंथन के दौरान उन्होंने विभाग की कमियों में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आप स्वास्थ्य विभाग के साथ गोंडा के पुलिसकर्मी टीबी के मरीजों को चिन्हित करके उनके इलाज करवाने का काम करें और डाटा फीडिंग करवाया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। जो भी कमी स्वास्थ्य विभाग के अंदर है उसको सही करने की बात बताई गई है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी को सारी सुविधाएं जिला अस्पताल के अंदर मिल सकें। सरकार सबका साथ सबका विकास को लेकर आगे बढ़ रही है और चिन्हित करके जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन में भेजे। 2025 तक हम टीबी को समाप्त करेंगे। किसी भी स्थिति में टीबी को हम उत्तर प्रदेश में रहने नहीं देंगे। ये सरकार की प्राथमिकता है। मरीजों के साथ घर जैसा व्यवहार हो। मरीज को हमारे अस्पतालों में
में भगवान की तरह माना जाए। किसी भी मरीज के साथ कोई दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। और जो हमारे जच्चा बच्चा हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनको माँ के साथ कम से कम 48 घंटे अस्पताल में ही रखा जाए। और इसलिए रखा जाए कि 48 घंटे के अंदर जो नवजात शिशु है उसके जितने भी टीके लगने हैं, जितने भी वैक्सीनेशन। तो ब्रजेश पाठक को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। धार्मिक स्थलों और आयोजनों में लाउड स्पीकर की तेज आवाज को लेकर छिड़े विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का असर गोरखनाथ मंदिर पर भी पड़ा। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि धार्मिक स्थलों और आयोजनों में लाउड स्पीकर की आवाज इतनी रखी जाए जो परिसर के बाहर न जाए। इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी भी नए स्थल पर माइक और लाउड स्पीकर नहीं लगाए जाने के आदेश जारी हुए हैं। इस आदेश के बाद अब गोरखनाथ मंदिर में बजने वाले लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया है। अब लाउड स्पीकर पर गूंजने वाले मंत्रोच्चार को बस परिसर के भीतर ही सुना जा सकता है। गोरखनाथ मंदिर प्रशासन ने उनके आदेश के बाद मंदिर में मंत्रोच्चार का प्रसारण करने वाले लाउड स्पीकर की आवाज को सीमित कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर यानी कि गोरक्षपीठ के महंत भी हैं। नाथ पंथ के सबसे बड़ी पीठ होने के नाते वो इस पंथ के अगुवा भी हैं। यही वजह है कि गोरखनाथ मंदिर प्रशासन ने उनके आदेश के बाद लाउड स्पीकर की आवाज को सीमित यानी कि कम करते हुए एक संदेश देने की कोशिश की है। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी ने घोषणा किया है या शासनादेश जारी किया है वो बड़ी अच्छी बात है। मंदिर में चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जो भी हो, ये जो आदेश बड़ा ही सराहनीय कार्य हुआ है। वजह देखिए, हर चीज़ का किसी पर रोक नहीं है। कोई भी कार्य, धार्मिक कार्य पर तो कभी रोक हुआ न होना ही चाहिए, है भी नहीं। लेकिन जो एक लाउड स्पीकर बहुत तेज़ी से हो जाता था उस पर है कि आप बजाइए, धीमी गति से बजाइए, अपने परिसर में बजाइए। ये तो बहुत अच्छी बात है। महाराज हम लोग भी उसका अक्षर से मंदिर में क्या फॉलो हो रहा है? इसका फॉलो कर लिया गया है। हम लोग जो है इसको जो है मंदिर कर दिया, धीमी गति से बजता है। बजना चाहिए। जो हमारे दर्शनार्थी आ रहे हैं वो सुने। ये थोड़ा कि सड़क पर जाके हल्ला कर सड़क पर सुनाई दे, ये नहीं है। बस इसका पालन हम लोग अक्षर से। तो बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। प्रयागराज संगम नगरी में नहीं थम रहा हत्याओं का सिलसिला। घर के बाहर सो रही महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। कोरबा थाना क्षेत्र बलुआ गांव का ये पूरा मामला, जहां पर इस तरीके की घटना सामने आई है। प्रयागराज से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। शव को कब्जे में लिया गया है और पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। प्रयागराज में आखिरकार प्रशासन का खौफ इन तमाम अपराधियों को क्यों नहीं रहा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तराखंड की करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उनको भावपूर्ण स्मरण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा कुशल प्रशासक, प्रखर राजनेता और जमीन से जुड़े हुए नेता थे। उन्होंने अपनी विलक्षण बौद्धिक प्रतिभा के बल पर भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। हिमालय भक्त थे और हिमालय जैसे उनके इरादे थे। उनको उनकी जयंती पर सबसे नमन करते हैं। और निश्चित रूप से जो राजनीतिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से प्रशासनिक हो या विकास के मामले हो, उन्होंने एक अलग प्रकार का जो काम किया था, आज के समय में हम सब लोगों के एक प्रेरणा के कारण भी हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। उस मार्ग का हम लोग अनुकरण करेंगे और उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। देहरादून में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कांग्रेस विधायक के तौर पर इस्तीफा देने की खबर के पीछे साजिश का अंदेशा जताया है। सोमवार को प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता में ये जानकारी देते हुए बताया कि उनके कांग्रेस विधायक के तौर पर इस्तीफा देने की खबर चलाने वाले 3 पोर्टलों के खिलाफ मानहानि का नोटिस जारी किया गया है और मुकदमा दर्ज भी कराया जा रहा है। उन्होंने इसके पीछे साजिश का अंदेशा भी जताया। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा परिवार कांग्रेस को समर्पित है। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहे। तो ऐसा नहीं है कि हम पर जब मर्जी चाहे तब जो बात चाहे वो कह दे, कदापि उचित नहीं है। और प्रीतम सिंह तो आपके बीच के रहने वाला आपका साथी सहयोगी है। आप सब लोग मुझे भली भांति जानते हैं
और वे राजनीति में अगर मैं जाऊंगा तो कोई मैं छिपके जाऊंगा, चोरी छुपे जाऊंगा। एक अजीब विडम्बना है, अजीब विडम्बना है। अटकलें और इससे ज्यादा अटकलें क्या हो सकती है। प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और मैंने कहा है कि 3 जो पोर्टल जिन्होंने इस बात को लिखा है, मैं उनके खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रहा हूं। और अगर मैं भाजपा में जा रहा हूं तो फिर मानहानि का मुकदमा कैसे बनेगा भाई। तो प्रीतम सिंह को सुन रहे थे आप, काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे थे और गुस्सा इस बात का है कि आखिरकार इस तरीके की खबरें क्यों फ्लोट हो रही हैं अगर वो जा नहीं रहे हैं किसी पार्टी में। और साफ साफ उन्होंने कहा, आपको बता दें कि प्रीतम सिंह जो हैं उनके पिता और जो उनकी संस्कृति चली आ रही है वो हमेशा से ही कांग्रेस को समर्पित रही है। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक उनके पिता रहे हैं और अब उसके बाद प्रीतम सिंह भी एक बड़ा चेहरा है, जाना माना चेहरा है कांग्रेस के अंदर। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा पूरा जीवन, मेरा पूरे परिवार का जीवन कांग्रेस को समर्पित है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसएसबी सीटीसी सेंटर श्रीनगर में पासिंग आउट परेड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करी है। तो वहीं पासिंग आउट परेड में जवानों ने सीएम धामी को सलामी दी। कार्यक्रम में एसएसबी सीटीसी सेंटर के डीआईजी राज गुप्ता भी शामिल हुए। रिक्रूटों को परेड के दौरान देश की आन बान शान के लिए, रक्षा के लिए, भारत माता के साथ ही एसएसबी की शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें कि कोविड काल के 2 साल बाद आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। देखिए, एक बड़ा अद्भुत दृश्य था यहाँ पर आज उनकी पासिंग परेड को देखना, जिसमें 19 राज्यों के 268 प्रशिक्षुओं ने 44 सप्ताह तक लगातार अपनी यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, प्रशिक्षण लिया है और वो देश की हमारी सीमाओं पर जाकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत नेपाल सीमा, भारत भूटान सीमा पर उन सभी का काम आगे चलेगा। उन सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और यहाँ पर बहुत शानदार प्रशिक्षण और शानदार परेड दोनों ही हुई है। उसके लिए भी मैं जो पूरी टीम है, उनके सभी अधिकारीगण हैं, जो उनके प्रशिक्षण करने वाले प्रशिक्षक हैं, उन सभी को भी बधाई देता हूँ। उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने कार्यभार संभालते ही उत्तरकाशी जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय में सभी कक्षों, आईसीयू रूम, ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करते हुए चिकित्सालय के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए चिकित्सालयों में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त रखे जाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने मरीजों का हालचाल भी जाना और चिकित्सालय से मिलने वाली सेवाओं के बारे में उनकी जो प्रतिक्रिया है वो भी हासिल की है। आज जिला अस्पताल उत्तरकाशी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आपातकाल में और जो हमारी स्लिप्स बनती हैं उनमें कर्मचारी पाए गए। डॉक्टर्स भी अपने राउंड पे थे। मेरे द्वारा उनको निर्देशित किया गया है कि आगामी यात्रा को देखते हुए दवाई आदि की आपूर्ति समय पर कर ली जाए और जो भी व्यवस्थाओं में को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता है उस विषय में हम आगे भी एक बैठक करेंगे। नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खानपुर से निर्दलीय विधायक चुने गए उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने उमेश शर्मा को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होनी तय हुई है। मामले के अनुसार देविकी कला लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने खानपुर के विधायक उमेश शर्मा के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।